नमस्कार दोस्तों, आप सबको आपकी पसंदीदा चैनल कानून की जानकारी में स्वागत है और मैं हूं एडवोकेट पूनम कौर। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो 498A है। जैसे भी आपको पता है कि 498 का जो बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी अब ये कहीं ना कहीं मान लिया है कि 498 का जो है वो बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। इसीलिए उन्होंने जो जजमेंट्स है वो हस्बैंड के फेवर में दिए हुए हैं। तो कि कौन से जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट्स है, हाई कोर्ट के कौन से जजमेंट्स है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और वो हाई कोर्ट के जजमेंट्स जो है वो क्या कहते हैं और किस तरह से वो आपके जो केस है उसमें कैसे हेल्पफुल, आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। तो बनिए रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि आप किस तरह से, अगर आपकी वाइफ ने आप पर फॉल्स केस 498A का दायर किया है तो आप पर या आपके रिलेटिव्स पर, तो आप किस तरह से अपने जो आपके मेंबर्स है उनको उस केस से बाहर निकाल सकते हो, यानी उनका नाम FIR से बाहर निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या कहता है ये सुप्रीम कोर्ट? एक्चुअली मैं सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिंग्स है वो मैं आपको बता दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी महिला जो दायर करती है केस 498 में, जो भी महिला जो कंप्लेंट करती है पति और उसके रिलेटिव्स के खिलाफ जो भी कंप्लेंट करती है, तो वो उस टाइम सारे मेंबर्स का नाम लेती है। जैसे उनके ससुराल वालों में से, जैसे मदर इन लॉ हुआ, फादर इन लॉ हुआ, सिस्टर इन लॉ हुआ, ब्रदर इन लॉ हुआ, जितने भी लोग हैं वो सब का नाम इस कंप्लेंट में लिखती है। और जब ये सब कंप्लेंट्स में नाम लिखती है तो उस पर जो भी ये लोग हैं उन पर FIR हो जाता है। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहता है कि जिन लोगों का रोल ही नहीं है, मतलब कोई ऐसे भी बंदे हैं जो अब्रॉड में रहते हैं या बाहर जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं या जिनको जो आते जाते भी नहीं है उस घर में, तो जो वाइफ है वो उनका नाम भी लपेट लेती है उस केस में और ये कहती है कि वो भी मुझे टॉर्चर करते हैं, वो भी मुझे जो है प्रताड़ित करते हैं और मुझे डॉवरी की डिमांड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये लोग एंटीसिपेटरी बेल मांगते हैं और उसके बाद ये कोर्ट कचहरी जाते हैं, तो पूरा जो इनका लाइफ है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाता है। तो इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो भी इनके रिलेटिव्स है, जिनका भी नाम है, जिनका कोई भी रोल ही नहीं है जिसने ना डॉवरी डिमांड की है, कोई रोल ही नहीं है, तो उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व अगर हुए हैं तो उनको उनका नाम FIR से हटवाना चाहिए। और ये है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स। और सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कहती है कि अगर कोई भी हस्बैंड इसमें जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, 482 CRP के तहत कॉशिंग के लिए जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट को ये भी आदेश दिए हैं कि अगर आपको ऐसा लगेगा कि जो भी फैमिली मेंबर उसने लेडी ने इंक्लूड किए हैं, अगर आपको ऐसा लगेगा कि वो इन्वॉल्व नहीं है, उनका रोल कोई भी नहीं है, तो उनके तुरंत नाम उस FIR से हटवाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है जो हस्बैंड्स के फेवर में है। एक्चुअली ये हस्बैंड्स के फेवर में भी है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि हस्बैंड्स के फेवर में कैसे है, लेकिन हस्बैंड के रिलेटिव्स जो फालतू में ही जिनके नाम आ जाते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। क्योंकि मैं आगे जो कौन सा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका जो मेन पैरा है जहां पर ये सारा लिखा हुआ है कि जो भी लोग हैं उनका रोल ना हो, उनका नाम हटाया जाए, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि कहाँ कौन से पैरा में सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट
डॉक्यूमेंट में कौन से पैरा में ये लिखा हुआ है। अब बात ये है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपकी जो वाइफ है उसने गलत एलिगेशन लगाई है आपके घर वालों पर, और आपको ऐसा लगता है कि वो तो थे ही नहीं वहां पर या वो तो इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको 482 सीआरपीसी के 482 सेक्शन में आपको रिट पिटिशन जो है क्वेश्चन में जाना है, हाई कोर्ट जाना है, क्वेश्चन में जाना है, और वहां पर जो भी आप कहना चाहते हो वो लिखित रूप में देना है, उसका आर्ग्यूमेंट करना है कि किस तरह से ये लोग इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको बोल रही हूं, ये जजमेंट उसमें साथ लगाइए और इसमें पढ़ लीजिए कि कौन से क्या ये आपके रिलेटेड है तो इसको साथ में रख दीजिए, अच्छी तरह से आर्ग्यूमेंट कीजिए, और जो भी मेंबर आपके उसने जिनका रोल ही नहीं है, फालतू में उनका नाम भी दिया है, तो वो वहां से हट जाएंगे, उनका नाम वहां से हट जाएगा। अब मैं आपको आगे ये कहूंगी कि अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, उस टाइम हाई कोर्ट नहीं जाते हो, कोई भी कारणवश जो भी आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हो, चाहे आपके पास पैसे नहीं है या वट एवर द रीजन मे बी एट दैट टाइम, तो आपका जब चार्जशीट फाइल होगा कोर्ट में, जब चार्जशीट के बहस के टाइम आपको आना है, तो उस टाइम भी हाई कोर्ट भी जा सकते हो। अगर उस टाइम भी आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो तो उस टाइम चार्ज पर आप बहस कीजिए। ये सब चीजें वहां पर चार्ज पर बोलिए कि जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनका रोल नहीं है, ये सब चीजें आप लिखित रूप में वहां दे दीजिए और ये चार्ज पर बोलिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट है, और भी है जजमेंट, पंजाब एंड हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, तो ये जजमेंट्स वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये सारी जजमेंट्स आप उसमें लगाकर बहस कीजिए। तो यहाँ पर चार्जशीट में भी आपका एक्वेटल हो सकता है, आपका मतलब आपके परिवार का जो जिनका रोल ही नहीं है उनका एक्वेटल हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो और जैसे कि आप चार्जशीट पर बहस करके एक्वेटल भी ले सकते हो। तो दोनों मर्जी है आपको क्या करना है। तुरंत के तुरंत करना है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास नहीं जाना चाहते हो, आपने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है, आपने बेल ले ली है, तो आप चार्ज पर भी बहस करके उन लोगों का एक्वेटल कर सकते हो। अब बात यह है कि जो मेन एक्यूज्ड है यानी हस्बैंड कैसे बचे। अब बात यह है कि जब ये लोग एफआईआर से इनका नाम हट जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट से हटे या चाहे वो चार्ज के टाइम एक्वाटल पर हटे, तो वहां पर ये जो भी जज साहब होता है उसके दिमाग में ये बात आती है कि कहीं ना कहीं हस्बैंड सही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन मेंबर्स के नाम हटवाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं एफआईआर में कोई है ऐसा चांस कि जो हस्बैंड है वो सही बोल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो थिंकिंग है जज साहब की, वो थोड़ा सा हस्बैंड के फेवर में होती है कि कहीं ना कहीं वाइफ झूठ बोल रही है, और फिर वो उस बात को सुनता है। यानी यहाँ पर जो जज साहब है वो आपकी बात को सुनेंगे। और यहाँ पर अगर आप इस तरह से आर्ग्यू करेंगे कि मेरे सारे जो इसने रिलेटिव्स का नाम लिया है वो फेक था, गलत तरीके से लिया था, और अब या तो माननीय हाई कोर्ट ने उनको बरी किया या वो इस चार्जशीट पर एक्वेटल हो गए, तो मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ भी गलत आरोप लगाए हैं। उसने ये कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा पीटा, लेकिन ये डेट टाइम वो सारा कुछ दिया नहीं है कि कब कहां पर कैसे हुआ है। अगर वो ये कह रही है कि मुझे बहुत मारा पीटा गया है, तो कोई एमएलसी रिपोर्ट नहीं है, जो भी डॉक्टर्स रिपोर्ट नहीं है, या ऐसी चीजें आपको अपने इसमें आर्ग्यूमेंट में बोलनी है कि आपको ये पूरा प्रूव करना है कि जो आप हो और आपके ऊपर भी आपकी वाइफ ने फेक एलिगेशन लगाई है। क्योंकि आप ये सोचिए कि आपका परिवार तो निकल गया है जिनको फालतू में लगाया गया, तो आप भी अपने आप को उसी तरीके से निकाल सकते हो, ये प्रूव करके कि जो भी आप पर आरोप लगाए गए हैं वो फेक आरोप है, और इसको आपको प्रूव करना है। तो चलिए मैं आपको जो मैंने ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको बताई है, इसका जो मेन पैरा है वो मैं आपको पढ़कर भी बताती हूँ कि क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। तो आपको मैं अभी पढ़ के बताती हूँ कि आप एक मिनट मैं निकाल लेती हूँ। ये
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, नाम आपके जो भी जजमेंट है वो फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो कौन सी जजमेंट है, आपके सामने स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। तो इसका पैरा नंबर 27 आप देखिए, जब भी आप कोई भी जो भी जजमेंट है पहले उसके फैक्ट्स पढ़ लीजिए। अगर वो फैक्ट्स कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्स से मिलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये जजमेंट आपके लिए फायदेमंद है। तो आप इसके फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसका मेन फाइंडिंग्स आपको बताऊंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फाइंडिंग दी है, वो फाइंडिंग एज इट इज मैं आपको बताऊंगी कि क्या फाइंडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। ये है पैरा नंबर 27। We therefore deemed it just and legally appropriate to quash the proceedings initiated against the applicants Geeta Malhotra and Ramji Malhotra, as the FIR does not disclose any material which could be held to be constituting any offence against these two appellants। तो सिंपल सी बात है कि आपको फोकस करना है that does not disclose any material, यानी उनका कोई है ही नहीं, कोई प्रूव ही नहीं है कि क्या उन्होंने किया है। तो आगे लिखता है मेयरली बाय मेकिंग ए जनरल एलिगेशन। देखिए इसको समझिए, मेयरली बाय मेकिंग ए जनरल एलिगेशन के हाँ ये भी है, ये भी डॉवरी डिमांड करते हैं, ये भी टॉर्चर करते हैं, यहाँ का ये मतलब है मेयरली बाय मेकिंग ए जनरल एलिगेशन दैट दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर ऑफ द कंप्लेनेंट रेस्पोंडेंट नंबर 2 विदाउट मेंशनिंग इवन अ सिंगल इंसिडेंट। अब यहाँ पर क्या है, विदाउट मेंशनिंग इवन अ सिंगल इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट मेंशन ही नहीं किया, जैसे मैंने आपको बार बार कहा कब कहाँ कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पर दोबारा से बताती हूँ, इवन अ सिंगल इंसिडेंट अगेंस्ट देम, as also the fact as to how they could be motivated to demand dowry when they are only related as brother and sister of the complainant's husband. We are pleased to quash and set aside the criminal proceedings in so far as these appellants are concerned, and consequently the order passed by the High Court shall stand overruled. The appeal accordingly is allowed। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि कब कहाँ क्यों कैसे हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी है जब हम उनका नाम निकालते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी जो मेन एक्यूज्ड है, जैसे हस्बैंड भी ये कह सकता है कि जो एफआईआर है उसमें कब कहाँ कैसे क्यों कुछ लिखा ही नहीं है, ये जस्ट एन एलिगेशन ये मुझ पर डाल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो तो आप अपने केस में यूज कर ही सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है उन हस्बैंड्स के लिए जिनकी वाइफ ने फेक एलिगेशन उनके जो रिश्तेदार है, जो रिलेटिव्स है, उन पर लगाई है। अब एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो भी जैसे कि आप सबको पता है कि इसका बहुत मिसयूज होता है, तो यहाँ पर भी एक जजमेंट में जो हाई कोर्ट मान्य हाई कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने भी ये कहा है, यानी उन्होंने माना है कि इसका मिसयूज हुआ है, होता है 498 का। तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो लेडीज है वो इसको एक तलवार के जैसे स्वर्ड, वो इसको स्वर्ड के तरह से एक हस्बैंड के अगेंस्ट या उसकी फैमिली के अगेंस्ट यूज करता है। ये वर्डिंग्स है माननीय हाई कोर्ट के, और वो ये कहता है कि अगर उनके माँ बाप बेड रिडन भी है फिर भी वो उन पर एलिगेशन लगाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये और एक हाई कोर्ट की जजमेंट है जो आपको हेल्प करेगी आपके केस में। तो इसके क्या वर्डिंग्स है ये भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि वाकई में ऐसा ये वर्ड्स जो है वो ये शब्द जो है वो माननीय हाई कोर्ट के ही है, इसीलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पहले जब भी मैं आपको दोबारा से बताऊंगी, जब भी आप जजमेंट पढ़ोगे पहले उस जजमेंट्स के फैक्ट्स पढ़ने चाहिए। अगर वो फैक्ट्स आपके फैक्ट्स के साथ रिलेटेड है तो दैट मीन्स कि वो जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो अब ये देखिए, ये जो भी हाई कोर्ट की जजमेंट है आपके सामने फ्लैश हो रही है, जजमेंट का नाम, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका दे दूंगी। पैरा नंबर 18 है। पैरा नंबर 18 में यहाँ पर क्या कहता है माननीय हाई कोर्ट, देखिए इसको जरा गौर से आप सुन लीजिए। इट हैज बिकम ए
common practice to use the provisions of section 498A IPC as a weapon rather than shield by disgruntled wives. यानी ये कह रहे हैं, यानी ये मान रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा है, जो लेडीज है, जो वाइफ है, वो इसको हस्बैंड के अगेंस्ट यूज कर रही है. आगे लिखते हैं, द सिंपलेस्ट वे टू हैरास इज टू गेट द रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड रोप्ड इन अंडर दिस प्रोविजन. देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं माननीय हाईकोर्ट. प्रोविजन नो मैटर दे आर बेड रिडन. देखिए यहाँ पर भी मैंने जो कहा कि चाहे वो बेड पर हो, चाहे कुछ भी हो, वो उनको लपेट लेती है. तो अब मैं यही बोल रही हूँ, नो मैटर दे आर बेड रिडन ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड और द रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड फॉर डिकेड्स. यानी वो उसको भी नहीं छोड़ती है. द केस इन हैंड इज ऑल्सो ऑफ सिमिलर नेचर. द कंप्लेनेंट has failed to make out a prima facie case against the petitioner. Petitioner means यहाँ पर husband है या ये जो उनके relatives है. regarding allegation physical and mental torture to the complainant or demanding dowry from her. The complainant does not disclose specific. यहाँ पर भी है, the complainant did not disclose any specific allegation against the petitioner except casual reference of their names. सिर्फ नाम दिए हुए हैं, their names. That husband of the complainant gave her beating at the instant of petitioner. दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये उसी जो मैंने इससे पहले आपको जजमेंट बताई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसी का यहाँ पर ये हवाला ले रहे हैं को इन गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो वो मैंने आपको पहले ही बताया. Supreme Court quashed the FIR registered against the unmarried sister of 8 of 9, the husband, on the ground that prima facie case was not attracted against her in the absence of specific allegation. तो फ्रेंड्स आगे पैरा 19 में लिखते हैं, in view of the aforementioned fact, the circumstances, this court is of the opinion that the case in hand is a sheer abuse of process of law, and therefore it is fit case to exercise the jurisdiction of this court under section 482 CRPC consequently. फिर ये अपना बता रहे कि इसको कॉश किया गया है. तो ये दो जजमेंट्स मैंने आपको पढ़कर बताई है, पैरा बताए हैं. तो आप अगर आपका केस इन जजमेंट्स के रिलेटेड है तो आप ये निकालिए, कहीं से भी नेट से निकाल सकते हो, आप उनको पढ़िए. अगर ये आपके रिलेटेड है तो आप ये अपने केस में यूज कर सकते हो. ये दोनों जजमेंट्स आप अपने केस में यूज कर सकते हो. और जो भी आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ एलिगेशन लगाई है, आपके रिलेटिव्स के खिलाफ एलिगेशन लगाई है, वो यहाँ पर कॉश हो सकता है, वो यहाँ पर उनके नाम बाहर आ सकते हैं उस एफआईआर से. और जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था कि अगर आपको भी, जो मेन एक्यूज्ड है हस्बैंड, अगर उसको भी बाहर आना है तो उसको क्या करना है, एफआईआर को अच्छी तरह से पढ़ना है. अगर उसमें सीक्वेंस नहीं होगा, एलिगेशन कब हुआ है, मारपीट कब हुई है, डॉवरी डेथ कब, डॉवरी कब मांगी गई है, किससे मांगी गई है, कितनी डॉवरी दी गई है. अगर वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने डॉवरी दी है, तो कहां से डॉवरी दी है, तो ये सब आपको प्रूव करना है. वंस आप इसको प्रूव कर सकते हो, इफ यू आर एबल टू प्रूव ऑल दीज थिंग्स, देन आप ये समझ लीजिए कि आपका एक्वेटल भी हो जाएगा. अब 498 दोस्तों इतना वो भी नहीं रहा है कि पहले तो हस्बैंड्स और उनके रिलेटिव्स डर जाते थे 498A को. ये कहते थे कि इवन मेरे क्लाइंट्स भी जो आते थे पहले, वो ये कहते थे कि हमारी तो सुनवाई होती नहीं है मैडम, जो भी होता है कि वाइफ की ही बात सुनते हैं जज साहब,
तो हमें सुनाई नहीं देता। तो अब आप ये कहना बंद कीजिए और अब आप खुश हो जाइए कि जज साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट अब आपकी बात पर भी सुन रहे हैं, आपके फेवर में जजमेंट्स दे रहे हैं। और ये सब बहुत अच्छी बात है हस्बैंड्स और उनके रिलेटिव्स के लिए। तो आप भी इन जजमेंट्स का फायदा उठाइए और अब आप अपने केस में इनको यूज करके अपने आप को एक्वाडल कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात उन महिलाओं को, क्योंकि ये वीडियो हस्बैंड्स के लिए है, उनके फेवर का है, लेकिन ये उन महिलाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि जो इस 498A ये जो सेक्शन उनको दिया गया था अपने सेफ्टी पर्पस के लिए, अगर वो इसको इस तरह से फेक यूज करेंगे अपने हस्बैंड के खिलाफ, तो क्या होगा, एक दिन सारे जो आपको अधिकार दिए जाएंगे, अगर आप इस तरह से करते रहोगे, एक एक करके ये अधिकार छीन जाएंगे। और जो एक्चुअली जो लेडीज होती है, जो इसका शिकार होती है, तो उन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट सब महिलाओं से है कि वो 498 अगर उनके पास, अगर उनकी डाउरी डिमांड हो रही है, अगर उनके साथ मारपीट हो रही है, तभी वो कंप्लेंट करे। अगर ऐसा नहीं है तो इस जिद पर कंप्लेंट करना कि अब मैं अपने हस्बैंड और रिलेटिव्स को दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, महिला क्या कर सकती है, ऐसा ना करे। क्योंकि अब अगर आप ऐसा और भी और करेंगे और ऐसा और करते रहेंगे तो ये उन लेडीज के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा जो वाकई में विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस के, विक्टिम है डाउरी के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा मत कीजिए। जो भी आपको अधिकार मिले हैं अपने अधिकारों का आप पूरा यूज कीजिए, पर गलत तरीके से यूज ना करें। तो ये आज जो वीडियो था हस्बैंड्स के लिए था। और अब अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और इजाजत दीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। तो इजाजत दीजिए, नमस्कार, कीप वॉचिंग माय चैनल, जय हिंद।